कुछ दरिंदे एक लड़की को किडनैप करते हैं। उस लड़की को किडनैप करने के बाद उसके साथ 400 से ज्यादा बार दुष्कर्म किया जाता है और लगातार 44 दिन तक उस लड़की को कैद बना के रखा जाता है। उसके बदन पे एक भी कपड़े नहीं होते हैं और जब दिल करता है तब उस लड़की के साथ हैवानियत करते हैं, दुष्कर्म करते हैं। इस दुष्कर्म का सिलसिला 44 दिन तक चलता है और इस कहानी का अंत इतना दर्दनाक और खौफनाक होता है कि आप गुस्से से तिलमिला जाइएगा। अगर उस कातिल को आपके सामने रख दिया जाए तो आपका भी हाथ उसके ऊपर जरूर उठ जाएगा। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। जापान की टोक्यो शहर में एक लड़की का जन्म होता है 22 नवंबर 1974 ईस्वी को। उस लड़की का नाम होता है जुनको फरुता। वो लड़की पढ़ने में काफी ठीक ठाक होती है। वो स्कूल करने लगती है। जब उसका एज यंग हो जाता है, यानी कि वो टीनेजर पार कर जाती है, तो लड़की जॉब भी करने लगती है। एक प्लास्टिक कंपनी में वो मॉडलिंग का कार्य करने लगती है, क्योंकि वो लड़की शक्ल से काफी खूबसूरत थी, वो दिखने में काफी अच्छी लगती थी। इसीलिए वो एक मॉडलिंग कंपनी में काम करने लगती है और इस कार्य के लिए जुनको फरुता को काफी अच्छा रुपया मिल जाता था, जिसके बदौलत वो अपनी पढ़ाई भी आगे कर पा रही थी और अपना परिवार भी चला पा रही थी। यानी अपने परिवार को आगे बढ़ाने में अपने परिवार के जो भी कार्य था उसमें कुछ पैसे दे पाती थी। उसके परिवार में उसके माताजी थी, उसके पिताजी थे और उसके छोटे भाई और एक बड़े भैया थे। उसका परिवार काफी खुशमय था, क्योंकि छोटा भाई भी जॉब करता था, बड़ा भैया भी जॉब करते थे। इसीलिए परिवार में खास दिक्कत नहीं था, क्योंकि सभी लोग जॉब करते थे। एक दिन की बात है कि जब फरुता अपनी कंपनी से वापस लौट रही थी, तभी एक लड़का होता है जिसका नाम होता है हिरोशी मयानो। हिरोशी मयानो उस लड़की को रोकता है। वो लड़की रुक जाती है तो वो उसे प्रपोज करता है, बोलता है कि मुझसे प्यार करो। लेकिन वो लड़की फरुता उसे मना कर देती है, उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती है, ठुकरा देती है। उस लड़की को काफी तकलीफ पहुंचता है और वो अपने मन में बदले की भावना को जगा लेता है। बदले की भावना देखने लगता है कि इस लड़की से कैसे बदला लिया जाए, क्योंकि इसने मुझे इनकार किया है। कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो लड़कियों को वस्तुओं की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं कि मैं जैसे बोलूं वो मेरे साथ वैसे ही करे, उसकी इच्छा हो या ना हो। ऐसी प्रवृत्ति को वो लड़का था और उसे बदले की आग में जलने लगता है और उसका इंतजार करने लगता है कि वो दिन कब आएगा कि इस लड़की से मैं बदला ले सकूं। हिरोशी मयानो एक क्रिमिनल टाइप का इंसान था, क्राइम टाइप की उसकी प्रवृत्ति थी और उसका एक गैंग चलता था। उसके गैंग में लोग लूट करते थे, फिरौती मांगते थे और लड़कियों के साथ दुष्कर्म करते थे। वो सुनसान इलाका में चले जाते थे और जो भी साइकिल मोटरसाइकिल से जाता था उनका साइकिल छीन लेते थे, उनसे पैसे छीन लेते थे। बंदूक और चाकू के दम पे उनका यही काम था। हिरोशी मयानो के गैंग में 4-5 लड़के थे जो कम एज के थे, यानी कि नाबालिग थे, और सभी का यही कार्य था। सभी यही काम करते थे, मिलजुल के लूटते थे, लोगों को धमकाते थे, उनका साइकिल छीन लेते थे, मोटरसाइकिल छीन लेते थे और इसी तरह के कृत्य को, इसी तरह की घटना को अंजाम देते थे। एक दिन की बात है कि फरुता अपने कंपनी से अपनी कंपनी का कार्य पूरा करके शाम को अपने घर लौट रही थी। उसी टाइम देखता है कि ये जितने भी हिरोशी मयानो के गैंग के लोग थे और हिरोशी मयानो देखता है कि वो लड़की आ रही है। तभी ये लोग प्लानिंग कर लेते हैं और हिरोशी मयानो के गैंग का एक लड़का जाता है। जब वहां से वो लड़की गुजर रही होती है तो उसके साइकिल पे एक लात मारता है, वो लड़की गिर जाती है। हेल्प के तौर पे हिरोशी मयानो जाता है, उसका हेल्प करता है और बोलता है कि बगल में ही मेरा घर है, मेरे घर हो के चलो, आगे जाओगी तो तुम्हें दिक्कत होगा, क्योंकि चलो घर पे मैं खाना खा के तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा, क्योंकि आगे काफी गलत टाइप के लोग हैं, काफी क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं, वो तुम्हारे साथ छिड़कानी करेंगे और कहीं हो सकता है कि तुम्हारा साइकिल भी वो छीन कर रख ले। इसीलिए तुम मेरे घर चलो और मैं अपने घर से तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। वो लड़की कुछ समझ नहीं पाती है और हिरोशी मयानो की बातों में आ जाती है और उसके घर जाने लगती है। लेकिन हिरोशी मयानो अपने घर लेके नहीं जाता है, एक सुनसान खंडहर सा जगह होता है, वहां पे लेके जाता है और फिर फरुता को बंदी बना लेता है और उसके साथ दुष्कर्म करने लगता है। उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे होटल में लेके जाता है और फिर उसके साथ दुष्कर्म करता है और फिर अपने गैंग के जितने भी लड़के होते हैं उन्हें बोलता है कि मैं एक लड़की को किडनैप किया हूं, तुम्हें आना है तो आओ और इसके साथ दुष्कर्म करो। फिर 4 लड़के आते हैं और चारों मिलकर बारी बारी से
फरूता के साथ दुष्कर्म करते हैं, तमाम तरह के घिनौने कार्य करते हैं जो मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। जब इन लोगों को लगा कि ज्यादा समय तक होटल में रखना सही नहीं है, अगर गलती से भी किसी को पता चल गया तो फिर पुलिस हमें तलाश करने लगेगी और हम सभी जेल के सलाखों के पीछे चले जाएंगे। इसीलिए ये लोग यहाँ से उस लड़की को, फरूता को हटा देते हैं और उसी गैंग का एक लड़का होता है, उसके घर पे इस लड़की को रख देते हैं और ये बताते हैं कि ये लड़की जो है इस लड़की का दोस्त है, यानी कि जिसके घर में रख रहे हैं उसी की दोस्त है, नॉर्मल फ्रेंड है, कुछ दिनों बाद यहाँ से चली जाएगी। लेकिन घर वालों को पता था कि ये जो लड़का है उनके घर का वो क्रिमिनल प्रवृत्ति का है, चोर प्रवृत्ति का है। 25 नवंबर 1988 को उस लड़की के घर वाले पुलिस स्टेशन जाना चाहते थे, लेकिन वो लड़का जिस प्रवृत्ति का था उनके घर वालों को पता था, उसका गैंग किस प्रवृत्ति का था उसके घर वालों को पता था, इसीलिए वो कोई एक्शन नहीं उठा पाते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता है, पुलिस का सहारा नहीं ले पाता है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम पुलिस में जाते भी हैं तो ये हमें जान से मार देगा, क्योंकि लड़का तो मेरा ही है लेकिन ये काफी गलत रास्ते पे चला गया है और इसका प्रवृत्ति और इसका दोस्त और इसका गैंग अच्छा नहीं है। इसीलिए वो पुलिस का सहारा नहीं लेते हैं और चुपचाप जो भी होता है वो देखने लगते हैं। फरूता के साथ काफी दुष्कर्म किया जाता है, लगातार 44 दिन तक फरूता के साथ दुष्कर्म किया जाता है, 400 से ज्यादा बार उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, शारीरिक संबंध बनाया जाता है, उसके बॉडी को नोच नोच कर खाया जाता है, उसके नाखून उखाड़ दिए जाते हैं और तमाम तरह के अत्याचार उस लड़की के ऊपर किया जाता है। उस लड़की को नवंबर में किडनैप किया गया था, दिसंबर का महीना आ गया था, काफी ज्यादा ठंड पड़ रहा था, उसके बावजूद भी उस लड़की के बदन पे एक भी कपड़ा नहीं रखा जाता है, उसे कपड़े नहीं दिया जाता है, यहां तक कि उस ठंडी में उस लड़की को खाने तक को नहीं दिया जाता था, कंबल नहीं दिया जाता था ताकि वो ओढ़ के सो सके। उस लड़की को 24 घंटे यानी जब तक वहां पे रहती है उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं होता है। उस ठंडी में भी वो भीख मांगती रही कि हमें एक कंबल दे दिया जाए, कम से कम मैं सही से सो तो सकूं। लेकिन उस लड़की को ना ही कंबल दिया जाता है, ना ही बदन पे कपड़े होते हैं और ना ही उस लड़की को खाना दिया जाता है और ना ही पानी दिया जाता है। वो लड़की भूख से, ठंड से चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन इन दरिंदों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उनके परिवार वालों के सामने भी वो लड़की हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाती रही कि मेरी हेल्प कीजिए, मुझे यहाँ से निकालिए, लेकिन परिवार वाले भी उस लड़की को देखते रहे, उस पे रहम भी नहीं खाए और चुपचाप तमाशा देखते रहे। एक बार की बात है कि वो लड़की वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जब इनके दोस्तों को पता चल गया कि भागने की कोशिश कर रही है तो उस लड़की के ऊपर मोमबत्ती पिघलाया जाता था, उस लड़की को लाइटर से दाग दिया जाता था, उस लड़की को जलती सिगरेट से उसके बदन पे, उसके छाती पे, उसके तमाम तरह के अंग पे दागा जाता था। वो लड़की काफी चीखती थी, चिल्लाती थी, लेकिन इन सभी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और वो लड़की के साथ दुष्कर्म करते रहे, उसे टॉर्चर करते रहे, उसे आग की तरह जलाते रहे, लाइटर से जलाते रहे, कभी सिगरेट से जलाते रहे। उस लड़की के बदन पे गर्म रॉड करके उसके शरीर को दागा जाता था, उसके प्राइवेट पार्ट में बोतल हूर दिया जाता था, तमाम तरह के टॉर्चर किए जाते थे, लाइटर जला के उसके भौं को जला दिया जाता था, उसके आंख पे मोमबत्ती जला के पिघला के गिरा दिया जाता था, उसके चेहरे पे तेजाब डाल दिया गया, लास्ट में उसके साथ ऐसे ऐसे कृत्य किया गया शायद कोई इंसान ऐसा कृत्य नहीं कर सकता है। एक दानव की तरह, राक्षस की तरह उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार करते रहे और वो लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही, रहम की भीख मांगती रही, उसके बावजूद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस लड़की के साथ दुष्कर्म करते रहे, शारीरिक संबंध बनाते रहे और उसे टॉर्चर देते रहे, यहां तक कि उसके नाखून को भी नोच लिया गया। एक बार की बात है कि वो लड़की भागने की कोशिश करती है और टेलीफोन तक जाती है, यानी कि रिसीवर होता है उन्हीं लोगों के घर में, वहां तक जाती और अपने घर पे फोन करने की कोशिश करती है। तभी उनके दोस्तों में से एक दोस्त देख लेता है और उस लड़की के बदन पे इतना जख्म देता है, लोहे के रॉड से पीटता है, यहां तक कि उसे बोरा में यानी कट्टा में बांध कर लटका दिया जाता था और उसके बदन के साथ बॉक्सिंग खेला जाता था। तमाम तरह के कष्ट दिए जाते थे, दर्द दिए जाते थे उस लड़की के, इतना बेरहमी तरीके से उस लड़की के साथ व्यवहार किया जाता था।
40 दिन बीत गया उस लड़की के साथ ऐसे ऐसे कृत्य करते हुए, तो वो लड़की उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है कि अब मुझे जान से मार दो, अब मैं ज्यादा नहीं झेल सकती हूँ। वो लड़की गिड़गिड़ाती रही और उन लोगों से बोलती रही कि अब मुझे मार दो। अब उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि अब मुझे मार दो, इससे ज्यादा टॉर्चर अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। 4 जनवरी 1989 को जब हिरोशी मयानो जुए में हार जाता है, काफी हाइपर हो जाता है, गुस्सा होकर जब लौटता है अपने दोस्त के घर जहां पे वो लड़की फारूता होती है, वो काफी हाइपर और गुस्से में होता है। उस लड़की को काफी मारता है, काफी पीटता है, काफी जख्म देता है, उसके प्राइवेट पार्ट में बोतल तक घूर देता है, तमाम तरह के उस लड़की के साथ गलत कृत्य करता है। वो लड़की काफी परेशान हो जाती है, काफी दर्द से चीखने लगती है। दर्द के मारे वो लड़की उस दिन दुनिया को छोड़कर चली जाती है। उसके बाद ये लोग एक बैग में उस लड़की को पैक कर देते हैं और एक ड्राम में रख देते हैं और ड्राम में सीमेंट बालू से पैक कर देते हैं और वो ड्राम एक खाली सुनसान इलाका में ले जाके रख देते हैं। पुलिस तहकीकात करने लगती है, जांच करने लगती है एक केस की। एक लड़की होती है 19 साल का, वो शहर से लापता होती है। उसी लड़की के सिलसिले में पुलिस जांच करती है और हिरोशी मयानो को हिरासत में लेके पूछताछ जारी कर देती है। उनके सारों दोस्तों को कस्टडी में बुलाकर जब पूछताछ जारी कर देती है, जब 19 साल की एक लड़की लापता हो जाती है, उसी के सिलसिले में इन सभी लोगों की गिरफ्तारी होती है और पूछताछ पुलिस जारी कर देती है। इन लोगों को लगा कि कहीं फारूता के बारे में पुलिस को पता चल गया है, इसीलिए ये लोग धीरे धीरे फारूता का भी जुर्म एक्सेप्ट कर लेते हैं और बताते हैं कि फारूता के साथ मैंने ये कृत्य किया है। पुलिस को नहीं पता था फारूता के बारे में, क्योंकि फारूता के बारे में पुलिस जांच ही नहीं कर रही थी, एक 19 साल के लड़की के बारे में जांच कर रही थी। लेकिन फारूता का जो घटनाक्रम, ये घटना को अंजाम दिए थे ये लोग, ये भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और कोर्ट में केस चलने लगता है। लेकिन दुख की बात ये है कि ये सभी के सभी लोग नाबालिग थे। इन्हें सजा के नाम पे क्या हुआ किसी को पता नहीं चला, लेकिन उस समय इन सभी को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।